ये है दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट। ये चीजों को खींच सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। आपने देखा वो? ये चीजों को हवा में उड़ा सकता है। इससे कैमरा इक्विपमेंट तक खराब हो सकता है। वायर मैग्नेटिक है, तो अगर ये एक सीमो सेंसर है, इलेक्ट्रॉन सीधे तार में नहीं जा पाएंगे, ये उन्हें अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाए तो समझ जाइएगा यहाँ शूट करना काफी मुश्किल है। मैं आया हूँ नेशनल हाई मैग्नेटिक फील्ड लेबोरेटरी तालाहसी फ्लोरिडा में, जहां इन्होंने साल 2000 से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ताकतवर कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड बनाने का होल्ड कर रखा है। किसी ने यहाँ लैब के पास चेयर रख दी थी, तो मैग्नेट ने उसे अंदर खींच लिया और इसे पूरी तरह अंदर घुमाकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। उस दिन के बाद से ही हम सब लोग एकदम बढ़िया लकड़ी की चेयर्स का उपयोग करते हैं। कंपैरिजन के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 0.00005 टेस्ला की है। एक फ्रिज मैग्नेट 0.01 टेस्ला का होता है। MRI मशीन की मैग्नेट 3 टेस्ला तक जा सकती है, वहीं ये मैग्नेट है कुल 45 टेस्ला का। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा। इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स अचीव करने के लिए इसमें एक आउटर सराउंडिंग मैग्नेट और एक इनर रेजिस्टिव मैग्नेट होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये दोनों तरह का क्यों चाहिए। ये पूरी मशीन तो लगभग 2 मंजिल जितने एरिया में फैली हुई है, पर मैक्सिमम फील्ड या कहें कि फील्ड का सेंटर इस सिलेंडर के बीच में नीचे मौजूद है। अभी ये बंद है ना? अभी मैग्नेट बंद है ना? मैं इसके अंदर अपना हाथ डाल सकता हूँ? नहीं, कोई खतरा नहीं है, आप ये कर सकते हैं। मैं खुद देखूंगा। तो यहाँ आती है 45 टेस्ला पावर। यहाँ से 1 मीटर और नीचे। 1 मीटर मतलब ये थोड़ा और नीचे तक जाती है फील्ड, है ना? हाँ, आगे कुछ और मीटर तक जाती है, बॉटम तक। अरे वाह। सबसे ताकतवर फील्ड 1 सेंटीमीटर जितने एरिया में होती है। यहाँ हमारे पास बहुत छोटे छोटे सैंपल्स है, किसी कंप्यूटर की चिप या सेलफोन जितना साइज मानिए। यूजर्स इसी साइज के लिए आते हैं, इसीलिए हमें जो मटेरियल साइंस या काइनेटिक मैटर पर रिसर्च करनी होती है उसके लिए इनफ साइज है। अब क्योंकि हम डायरेक्टली मैग्नेट के सेंटर में देख या शूट नहीं कर सकते, इसलिए हम प्लेटफॉर्म के चारों ओर फैली हुई फील्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मैग्नेट वहां रखा हुआ है, हाँ। पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक फैली हुई है, हाँ। यहाँ पीछे तक भी। इन्हें फ्रिंज फील्ड्स कहते हैं, और भले ही ये 45 टेस्ला से कम की है, पर फिर भी ये खतरनाक है। एक सुपरकंडक्टर मैग्नेट के केस में बोर के साइज पर चीजें डिपेंड होती हैं। बोर जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी फ्रिंज फील्ड्स बनती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बाइंडिंग को पास नहीं कर पाता और उसे लूप बनाना होता है। इसीलिए वो लूप्स और बड़े से बड़े होते जाते हैं फील्ड बनाने के लिए। तो ये है फ्रिंज फील्ड के लिए 100 गैस लाइन। क्या होता है जब चीजें 100 गैस पावर के कांटेक्ट में आती हैं? ऑब्जेक्ट्स जिनकी कोई अलग शेप होती है वो फील्ड की तरफ घूमना शुरू कर देंगे। तो अगर आप इसे टेबल के ऊपर ऐसे यहाँ रखते हो तो ये अपने आप इस तरफ घूमने लगेगी, और अगर ज्यादा पास हुई ना तो मैग्नेट इसे खींच लेगी। जब तक आपको इसका पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मतलब 100 गैस लाइन के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक चीज नहीं है। तो अगर आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या कोई मेटालिक इम्प्लांट्स है, जैसे कि पेसमेकर, आप में से किसी के पास है, ओके, इस मैग्नेट को इसकी पूरी शक्ति तक पहुंचाने में 1.5 घंटा लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें आउटर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट में 47,000 एम्पियर का करंट देना पड़ता है। 47,000 एम्पियर, 47,000 एम्प्स 500 वोल्ट्स। ये काफी ज्यादा है। हाँ, चलिए सारे करंट को मैग्नेट में जाने दीजिए जब तक फील्ड पूरी ना भरे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो अक्सर होता है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स का उसकी तरफ खींचे चले आना। हम इस नर्व फुटबॉल के अंदर कुछ स्टील वॉशर्स रख रहे हैं। हमने टेप भी लगा दिया है जिससे ये बाहर ना निकल जाए। हमने मैग्नेट की ओपनिंग भी बंद कर दी है क्योंकि ये बॉल को अंदर भी खींच सकती है। ये बिना मैग्नेट वाली बॉल। ये पता लगाना काफी आसान है कि किस बॉल में स्टील वॉशर्स हैं। मैंने बॉल को फेंक कर मैग्नेट की साइड पर लगाने की कोशिश की और कुछ मिस शॉट्स के बाद ही ओह क्या मजाक चल रहा है। नहीं, बॉल वहां ऊपर चिपक गई। इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए था। सुपर मैग्नेट के साथ आप एक चीज कर सकते हैं कि आप फेरो फ्लूइड ले आइए
इसमें नैनो स्केल के मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनमें आयन होता है। ये सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होते हैं और इन्हें सरफेक्टेंट से भी कोट किया जाता है जिससे ये इकट्ठा नहीं होते। पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पार्टिकल्स बार मैग्नेट के अराउंड आयन पीसेस जैसी शेप बना लेता है। मैग्नेट से मीटर्स की दूरी पर भी इस फेरोफ्लूइड में पैरेलल लाइंस बनने लग गई। जैसे ही हम क्लोज जाने लगे, पार्टिकल्स फील्ड लाइन से अलाइन होने के लिए उसी डायरेक्शन में स्पाइक बनाने लगे। हम और आगे बढ़े तो फेरोफ्लूइड वेसल के एक साइड पर ऊपर आने लगे। ये ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा खिंचाव है एक तरफ। हाँ है, आप इसे दूसरी साइड टिल्ट करेंगे ना तो आपको अंतर पता चल जाएगा। ओ हाँ, ये खुद ही इसी साइड आना चाहता है। एक्चुअली मैग्नेटाइट ही वो मटेरियल है जिसकी मदद से इंसानों ने पहली बार मैग्नेटिक फिनोमेनन डिस्कवर किया था। लगभग 3000 साल पहले नेचुरली अकरिंग मैग्नेटाइट स्टोन ग्रीस के एक शहर मैग्नीशिया में पाए गए थे और मैग्नेट शब्द भी यहीं से आया था। ग्रीक में इन्हें मैग्नीशिया के स्टोन कहते थे, पर इन्हें एक और नाम लोडस्टोन से भी जाना जाता था। लोडस्टोन अपने जैसे स्टोन या आयंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये खोज हो चुकी थी। उसके बाद 11वीं सेंचुरी चाइना में ये रियलाइज किया गया कि मैग्नेट से कंपास नीडल बनाया जा सकता है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती है। नीडल की जो साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी उसे नॉर्थ सीकिंग साइड कहते थे और दूसरी साइड को साउथ सीकिंग साइड कहते हैं, जिन्हें आज हम बस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल कह देते हैं। पर मैग्नेट कुछ ही मेटल्स को अट्रैक्ट क्यों करती है? इलेक्ट्रॉन्स छोटे मैग्नेट होते हैं पर ज्यादातर एलिमेंट्स में ये पेयर्स में होते हैं। एक नॉर्थ में पॉइंट करता है तो दूसरा साउथ में, इसीलिए टोटल फील्ड 0 हो जाती है। एलिमेंट्स जिनके एटम्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं रह पाते, वहां एटम्स के पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। पर अगर उनके पास एटम सही से अलाइन नहीं हो तो सारी फील्ड्स कैंसिल हो जाती है और पूरा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। और अगर आपको एक हिस्से यानी कि डोमेन में एटम्स की फील्ड एक डायरेक्शन में मिल भी जाए तो दूसरे डोमेन में वो दूसरी डायरेक्शन में हो सकती है और इस बार भी नेट फील्ड 0 हो जाएगा। इसीलिए सारे डोमेन्स भी अलाइंड होने चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, पर अभी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बने हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जाएगा इन पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाकर। अभी के लिए इन्हें हम मैग्नेट नहीं कहेंगे। सही कह रहे हैं। ये तो एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहे। पर अब ये इन्हें रखने जा रहे हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल में। जरा मशीन तो देखिए कितनी बड़ी है। वो अब ये बन गई है परमानेंट मैग्नेट। इस तरह की खूबी रखने वाले एलिमेंट्स को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आयन सबसे कॉमन फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है। उसके बाद निकल और कॉपर भी काफी फेरोमैग्नेटिक हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आयन के अलावा नॉन फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स का बिहेवियर भी काफी देखने लायक है। यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग मटेरियल्स की शीट हैं। 2 तरह की, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब ये रुकी हुई थी तब तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही इन्हें छोड़ा जाता है 2 1 गिराओ तो जिन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो काफी स्लोली गिरे। यहां यह हो रहा है कि जब मेटल मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है तब जितनी फील्ड्स पास हो रही है उनका नंबर लगातार बदल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में इस बदलाव के कारण मेटल में इलेक्ट्रिक या एडी करंट जनरेट हो रहा है, जिसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी फील्ड को अपोज कर रही है। इसे लेंज लॉ कहते हैं। तो अगर प्लेट नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ गिर रही है तो इंड्यूस्ड करंट खुद भी एक नॉर्थ पोल बना लेगा। इसीलिए प्लेट उसे रिपल करेगी और थोड़ी देर में गिरेगी। जैसे ही प्लेट को छोड़ते हैं उसमें एडी करंट्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ हीट भी बननी चाहिए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि हम उसे देख सकते हैं या नहीं। अभी ये धीरे से गिरने लगी है। ये काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। थोड़ी ही सही, पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्लेट गिर रही है उसमें हीट बढ़ती जा रही है। इससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेटर भी देखा है पैलेस ऑफ डिस्कवरी पेरिस में। उसमें एसी करंट से प्लेट को लेविटेट करते थे, पर उसमें इतना ज्यादा एडी करंट जनरेट होता था कि प्लेट की सरफेस पर रखा पानी तक बॉईल हो जाता था। जरा देखिए तो ये कितनी हॉट है। हो, मेरे अकॉर्डिंग तो लेंज लॉ कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं करोगे, क्योंकि आप जो भी करने जाओ नेचर उसका विरोध ही करती है। अगर प्लेट गिर रही होती है तो एडी करंट्स की वजह से वो स्लो गिरती है। पैर संभालना। जरा देखिए इसे। और अगर आप प्लेट को उठाना चाहें उठ जा,
तभी नेचर कहती है नहीं, तुम ये नहीं करोगे। इस केस में प्लेट के अंदर साउथ मैग्नेटिक पोल बन गया है जिसे बड़ी मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है। मैं कंफ्यूज हूं कि मेरी बाजुओं में दम नहीं है, ये सच में मुश्किल है। मैंने कर दिखाया। अरे आप तो बैल की तरह शक्तिशाली हैं। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं प्लेट को नीचे करने की, वो जल्दी गिरेगी ही नहीं। और क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी कर लूं तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ही बढ़ेगा, जिससे फिर इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा और फिर अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। हम कुछ और कंडक्टिंग पर नॉन मैग्नेटिक चीजों को मैग्नेट के पास ले आए, जैसे कि ये एल्यूमिनियम सिलेंडर। हमने इसे सीधा मैग्नेट पर गिराया, पर नेचर बोली कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। हमने इसे रोल करवाया, पर नेचर ने कहा ये भी नहीं कर सकते। अब हमने एक वॉलीबॉल को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप किया और उसे मैग्नेट के अराउंड फेंका। अंदर तक गिरा दिया। हो वही रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक से फील्ड्स एडी करंट बना रहा है, जो खुद की फील्ड बना रहा है, जो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। हम देखना चाहते थे कि 45 टेस्ला की फ्रिंज फील्ड कितना डिसेलरेशन कर सकती है, इसलिए हमने पोटैटो कैनन से मैग्नेट टॉप पर प्रोजेक्टाइल्स शूट करने का सोचा। आप तैयार हैं? 1, 2, 3, फायर! अब जब फील्ड ऑफ था तब प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा लग रहा था, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन था तब प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा था। अगर हम दोनों शॉट्स को कंपेयर करके देखें तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोजेक्टाइल को रोटेट कर देता है, इसीलिए पूरी फील्ड में वो रोटेट ही करता है। इससे प्रोजेक्टाइल को एक्सपीरियंस होने वाला फ्लक्स का चेंज भी कम हो जाता है। 1, 2, 3, फायर! अब कुछ प्रोजेक्टाइल्स में कॉइल्स भी लगी थी जो कनेक्टेड थी एलईडी से। इसकी एलईडीज में एक्चुअली ऑपोजिट पोलैरिटी सेंसर है, तो फर्क नहीं पड़ता कि फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, एक एलईडी तो जल ही जाएगी। हमें आशा है कि जब ये फील्ड से गुजरेगी तो आपको नोज कोन की एक एलईडी तो चमकती हुई दिखी जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन प्रोजेक्टाइल्स में लाइट जली और उसने कॉइल में बदलते इंड्यूस्ड करंट को दिखाया। यहां हर केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, लाइट या हीट के फॉर्म में। पर क्या होगा जब हम ऐसे मटेरियल को लें जो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जैसे सुपर कंडक्टर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। यहाँ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के बारे में दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि हम इन्हें ही यूज करेंगे। पहली की क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ज्यादातर मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, जिसका मतलब है कि जब आप मैग्नेट को इसके क्लोज लाओगे तो इसमें करंट्स इंड्यूस्ड होगा फील्ड को अपोज करने के लिए। और क्योंकि ये सुपर कंडक्टर है तो करंट काफी समय तक रहेगा और पूरी फील्ड को अपोज करेगा। और दूसरा की मटेरियल में कुछ फिलामेंट्स हैं जो सुपर कंडक्टर नहीं है। सुपर कंडक्टर में कुछ डिफेक्ट्स डाले जाते हैं जो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें मूव होने से रोकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि वो अब ऊपर और नीचे दोनों ओर नहीं जा सकती, वो इस मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में लॉक हो जाती है। ये है एक ह्यूमन लेविटेटर। इसमें 90 पाउंड या 40 किलोग्राम की मैग्नेट एक रिंग शेप्ड सुपर कंडक्टर के ऊपर होवर कर रही है। मतलब मैं एक मैग्नेट के ऊपर खड़ा हो जाऊं जिसके नीचे एक सुपर कंडक्टर है। जब मैं मैग्नेट पर खड़ा हुआ तो मैग्नेट नीचे जाने लगा, पर अब यहां मैग्नेटिक फ्लक्स में बढ़े हुए बदलाव को सुपर कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ने अपोज कर दिया। मेरा एंगुलर मोमेंटम सही बना रहे, इसीलिए मैं सुपर कंडक्टर पर लेविटेट करता रह पाया। मैं एक लीफ बॉलर भी लाया हूं, अगर आप पकड़ना चाहे तो ले सकते हैं। सच में? ये तो आपके ऊपर है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड में लेविटेट करने का एक और तरीका भी है जिसका इंड्यूस्ड एडी करंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए एक मटेरियल चाहिए जिसमें खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बस उन्हें देखना मुश्किल है जब तक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना हो। कुछ मटेरियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ऑक्सीजन भी ऐसा ही है। हमारे पास यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन है जो यहाँ से गिर रही है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है,
फर्क नहीं पड़ता कि साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल, एक्सटर्नल फील्ड का मौजूद होना मटेरियल को अपनी और बाहर की ओवरऑल फील्ड को स्ट्रेंथन करने पर मजबूर करता है, जिससे अट्रैक्शन होता है। बाकी के मटेरियल्स, बल्कि कई सारे मटेरियल्स तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल। इसे डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। पानी इसका एक बढ़िया उदाहरण है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स अपोजिट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए वाटर रिपल करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेट को पानी के क्लोज लाते ही पानी की सरफेस पर एक गड्ढा सा बन जाता है। इस रिपल्शन का इस्तेमाल करके आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट कर सकते हो जो आपको मैग्नेटिक तक नहीं लगते। यहाँ हम थोड़ी कम पावरफुल 31 टेस्ला की मैग्नेट यूज कर रहे हैं, जिससे हम पेरिस्कोप जैसा सेटअप लगाकर इसे रिकॉर्ड कर पाएं। ओके, हमारा कैमरा यहाँ है। आपका ये जो ऑप्टिकल सेटअप है ना, वो जैसे ही रेडी हो जाए तो आप इसमें चीजें डालकर देख सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी मैग्नेटिक हो जाएगी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। वेल, ये अभी भी डायमैग्नेटिक है, बस हम अभी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ऐसा होगा। सही। पानी की वजह से पानी डायमैग्नेटिक है और इसमें ढेर सारा पानी है। वाओ, कितना अच्छा है। नाइस, शानदार। ऐसा ही सेम रास्पबेरी लेविटेट करेगी। एक प्लास्टिक पिज्जा भी यहाँ ऐसे ही लेविटेट करेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें सही मात्रा में पानी होता है, उन्हें भी लेविटेट कराया जा सकता है। वो हम यहाँ मैगलैब में नहीं कर सकते, पर लोगों ने पहले ही फ्रॉग्स को लेविटेट कराया है। ओह वाओ, ये मस्त है, ये रियली इतना बढ़िया है। ऐसे ही ग्रास होपर्स को भी। यहां तक कि चूहों ने भी हमें वेटलेसनेस समझने में मदद की, बिना स्पेस में जाए, बिना इस तरफ से। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जीवित प्राणियों के लिए सुरक्षित है? वैसे तो हमें इसका कोई लास्ट लॉन्गिंग या लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दिखता है, पर इससे इनर ईयर के अंदर स्टोन्स के पोल्स बदलने के चांसेस जरूर रहते हैं। हाँ, पर चूहे के साथ एक और चीज होती है कि वो सर्कल्स में ही घूमने लगते हैं। वो घूमने लगते हैं। ऐसा देर तक के लिए नहीं होता, बस जब चूहा मैग्नेट से बाहर आता है तब कुछ मिनट्स के लिए। तो भला आप कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट बना सकते हो? जैसा मैंने सोचा था ये बस सुपर कंडक्टर मैग्नेट से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। सुपर कंडक्टिंग वायर्स के साथ आप केवल 20 टेस्ला जितनी पावरफुल मैग्नेट बना सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपर कंडक्टर्स की एक लिमिट होती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो झेल सकते हैं, जिसके बाद वो सुपर कंडक्टर्स ही नहीं रहते। इसका सोल्यूशन था एक बाहरी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट रखना और उसके अंदर एक ऑर्डिनरी वायर से बनी हुई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखना। ये ब्लू, ग्रीन और सल्मन वाला एरिया ये सुपर कंडक्टर वाला हिस्सा है। इससे 11.5 टेस्ला बनता है। इसके अंदर एक रेसिस्टिव मैग्नेट है जो बाकी का 33.5 टेस्ला बनाती है। मैक्सवेल की इक्वेशंस है और फील्ड ऐड किए और मिल गया 44 टेस्ला। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिस्टिव वायर के साथ बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स बनाना काफी मुश्किल है। एक वायर वाली मैग्नेट जैसे जंक यार्ड वाली मैग्नेट, एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप ज्यादा से ज्यादा बस 2 टेस्ला तक ले जा सकते हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर इनर मोस्ट वाइंडिंग से आप हीट कम नहीं कर सकते। तो 1950 के समय में MIT में फ्रांसिस बिटर ने ये रियलाइज किया कि फिजिक्स को कोई मतलब नहीं है कि कंडक्टर की शेप कैसी है। आप अपना राउंड वायर लेकर उसकी एक पतली प्लेट बना सकते हो और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हो, ऐसे बीच में अल्टरनेटिंग इंसुलेटर लगाकर, जो एक हेलिक्स बन जाएगा। और इलेक्ट्रिकली ये बिल्कुल सेम ही है, बस इस बार मैं ठंडे पानी को इस प्लेट के ढेर से पास करवा पाऊंगा, जिससे मैं इसके अंदर वाले हिस्से से एक्सेस हीट निकाल सकूं, जिसका मतलब होगा कि मैं बहुत 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 ज्यादा करंट्स को इसके थ्रू पास करवा पाऊंगा। लगभग 57,000 एम्पेयर, जैसा कि किसी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसी से आपको 34 टेस्ला मिलता है। इससे में 33.5 टेस्ला मिलता है, पर ये स्टैक है। हम हर प्लेट को स्टैकिंग जिग में लगाते हैं। ये अलाइंड रहते हैं टाई रोड से। फिर हम उन पर 20 टन्स का फोर्स लगाते हैं और रोड्स को लॉक कर देते हैं। इससे कॉइल स्टिकी रहती है। इन्हीं में से हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलता है हर राउंड के बाद। और हम हर मिनट कई 1000 गैलन्स डीआयोनाइज्ड वाटर नीचे इन कॉइल्स पर फेंकते रहते हैं, जिससे ये ठंडी बनी रहे, वरना ये मेल्ट हो जाएंगी और सब खत्म हो जाएगा। समय समय पर मेटल भी खराब होता रहता है। ऐसा मटेरियल की जब प्लास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है तब होता है। ऐसा होने पर मटेरियल कॉइल या उसके आसपास फ्लेक्स होने लगता है और ग्राउंड पर भी गिर जाता है। और ऐसा ही यहाँ हुआ था। कॉइल की प्लास्टिसिटी फेल हो गई थी, मतलब मेटल अपनी स्प्रिंगली कैरेक्टरिस्टिक्स खो दिया और वापस दोबारा शेप में नहीं आ पाया और इस कॉइल में जाकर गिरा।
इस इंसुलेटर को जलाया और बाकी सारे मेटल को भाप बना दिया। इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं, देखिए इसने ये कोयल खराब कर दी जो कि बी कोयल है। ये अंदर की साइड से फेल हुई थी इसीलिए एक ए कोयल खराब हुई थी, ये बाहर से भी खराब हुई थी इसलिए सी कोयल भी उड़ गई। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। बड़ा नुकसान। हाँ जी। दुनिया में हाईएस्ट कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड का रिकॉर्ड है। अभी चाइना ने भी हमारे जैसा मिलता जुलता ही 45 टेस्ला के लगभग हाइब्रिड सिस्टम बनाया। तो दुनिया में अभी ऐसी 2 मशीन्स हैं। पृथ्वी पर इतनी पावरफुल फील्ड्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। मैगलैब तालाहसी की पूरी बिजली का एक बड़ा हिस्सा यूज करती है। तो हम चारों इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज को एक साथ यूज कर सकते हैं। उनकी बिजली का लगभग 8% हिस्सा। तो इस जगह का बिजली का बिल कितना आता है? आमतौर पर लगभग 250 से 3 लाख डॉलर्स तक प्रति महीना। उफ, हाँ है। तो हम उनके फेडरली मैंडेटेड रिजर्व में काम करते हैं जहाँ हर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आए भी तो उन्हें जल्दी सोल्व करनी होती है। हमने शहर के साथ भी एक डील रखी हुई है जिससे वो उस पावर से भी पैसा बना सकते हैं जो उनके पास है तो पर वो उसे बेच नहीं पाते। इसी का उल्टा जब उन्हें जरूरत हो तो हम तुरंत पावर डाउन करके उन्हें इतनी पावर तो दे सकते हैं कि वो एक जेन ही चला पाए। 45 टेस्ला ही क्यों? तो यहाँ कुछ चीजें होती है जिनसे मटेरियल डिस्कवरी होती है। एक होता है एक न्यू मटेरियल को बनाना, दूसरा न्यू मटेरियल को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करना, जैसे हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई प्रेशर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर। तीसरा काम होता है एक एग्जिस्टिंग मटेरियल को लेना और उसे और प्योर बनाना, उसमें से सारी इंप्योरिटीज को निकालना। और जब आप मैटर से इंप्योरिटीज निकालते हो तो आप उसे कम कर रहे होते हो। जहां इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे होते हैं इससे प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है और आप वो चीजें देख पाते हो जो आप पहले बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं ये तो बस इसकी एक शुरुआत है। लोग आज से 25 साल बाद देखेंगे और कहेंगे कि जो इन 5 सालों में ऐसा काम हुआ था जिससे चीजें बदली थी।